नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। यह महाविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है। मैं मेहरुनिसा परवेज जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनकी कहानियों की कथा साहित्य में बाछा जाति का जिक्र आता है, जो कि एक आदिवासी जाति है। तो मेहरुनिसा परवेज बाछड़ा जाति को किस तरह से देखती हैं, उनकी युवतियों की दुर्दिन या दुर्दशा को चित्रित करती हैं, उसे देखते हैं। मेहरुनिसा परवेज जी एक बहुत ही संवेदनशील कथाकार हैं। तो हम आते हैं एक बाछड़ा जाति की युवतियों पे मेहरुनिसा परवेज की कथा साहित्य के दृष्टिकोण से बाछड़ा जाति को देखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में साहित्य समाज का दर्पण है। समाज की विविधता को हम साहित्य के माध्यम से पूरी सहृदयता के साथ बारीकी से देख सकते हैं। साहित्यकार अपने आसपास के समाज को अपनी रचनाओं में बड़े ही संजीदगी के साथ अभिव्यक्त करता है। प्रसिद्ध महिला कथाकार पद्मश्री मेहरुनिसा परवेज की कथा साहित्य को पढ़ते हुए उनकी संवेदनशीलता और बारीकी को बखूबी देखा जा सकता है। उनके कथा साहित्य पर तत्कालीन परिस्थिति एवं परिवेश का गहरा छाप देखने को मिलता है। लेकिन लेखिका ने समाज को घूम घूम कर अपनी आंखों से देखा है और मंथन किया है, तब कहीं अपनी लेखनी को चलाया है। इसलिए इनकी कथा में कल्पना की अपेक्षा यथार्थ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इनके सभी पात्र जीवंत मालूम होते हैं, क्योंकि किसी पात्र को उसके समाज से उठाया है इन्होंने। पद्मश्री मेहरुनिसा परवेज जी ने अपने कथा साहित्य में प्रमुख रूप से आधुनिक संस्कृति से वंचित आदिवासी जीवन और निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की महिलाओं की त्रासदी को अभिव्यक्त किया है। लेखिका ने समाज की में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, जादू टोना एवं स्त्री शोषण की समस्या को अपनी लेखनी से सिर्फ चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि समाज में चेतना जागृत कर सुधारने की भी कोशिश किया है। लेखिका ने बाछड़ा जाति में व्याप्त वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी समस्या को साहित्य में चित्रित कर हम पाठक के समक्ष तो लाई ही, साथ ही तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट से अवगत कराई। बाछड़ा जाति की वेश्यावृत्ति समस्या मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बहस का मुद्दा बना। विधानसभा में यह मामला संभवतः विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा उठाया गया। बाछड़ा जाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिला में पाई जाती है, जो राजस्थान का सीमावर्ती इलाका है। इस जाति के लोग अपना पेट पालने के लिए शुरुआत में मालवा इलाके में नौटंकी का काम किया करते थे। ये अपने नाटक और संगीत को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों तक जाया करते थे। ये बड़े बड़े हवेली व जमींदारों के यहाँ नृत्य संगीत करते करते देह व्यापार में दस्तक दे दिए। मेहरुनिसा परवेज जी ने अपने वर्णना तथा खिलाड़ी कहानी में बाछड़ा जाति के जीवन व जीविका को विस्तृत रूप से रेखांकित किया है। इनके द्वारा बाछड़ा जाति पर हथेली में छाला पड़ गया मारू जी शीर्षक से किया गया सर्वेक्षण रोंगटे खड़ा कर देता है। इस जाति वालों की संस्कृति का अहम हिस्सा बन गया है कि अपनी लड़कियों में से किसी एक को अनिवार्य रूप से देह व्यापार कराते हैं, भले ही उस लड़की का मन न हो, जबकि बहुओं को पर्दे में रखते हैं। अमृतलाल नागर लिखते हैं कि स्त्री यदि स्वयं अपने पति से ही वेश्या बनने का प्रस्ताव सुने तो फिर उसका आत्मविश्वास चूर चूर हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति खुद पत्नी के लिए ग्राहक खोज कर लाता है। आदिवासी जंगल में कंदमूल तथा फल फूल खाकर जी लेते थे, लेकिन कोई भी अनैतिक काम नहीं करते थे। वेश्यावृत्ति आदिवासी समाज का तो बिल्कुल हिस्सा नहीं था, लेकिन बाहरी व्यापारियों के आदिवासी समाज में प्रवेश करने के बाद यह धड़ल्ले से शुरू हो गया। डॉक्टर छाया चौकसे संजीव की धार उपन्यास की नायिका मैना के हवाले से लिखती हैं कि खेत खार, पेड़, रुख, कुआं, तालाब हम
और हमारा बाल बच्चा तक आज तेजाब में गल रहा है, भूख में जल रहा है। पहले हम चोरी क्या चीज नहीं जानता था, भीख कभी नहीं मांगा, इज्जत कभी नहीं बेचा, आज हम सब करता है। भले ही कभी भुखमरी व मजदूरी में शुरू हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे वेश्यावृत्ति कुछ आदिवासी जातियों में परंपरा का रूप ले लिया। बाछड़ा जाति में माता पिता अपनी किसी एक बेटी को जो ज्यादा सुंदर होती है उसे अनिवार्य रूप से इस दलदल में ढकेलते हैं, और उसकी कमाई से खुद बैठकर खाते हैं। विडंबना की बात यह है कि जिस दिन लड़की पहली बार ग्राहक के साथ यौन यौन संबंध बनाती है, उस दिन उसके माता पिता अपनी जाति वालों को भोज देते हैं और खुशियां मनाते हैं। मेहरुनिसा परवेज जी अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में विस्तार से कुंवार तुड़ाई पर लिखती हैं कि बासवा जाति के लोग जिस दिन लड़की को धंधे पर बैठाते हैं, उस दिन घर में एक जश्न मनाया जाता है। शराब, मुर्गा, बकरा आदि खाया पिया जाता है। लड़की को सजाया संवारा जाता है, फिर पहले से तयशुदा ग्राहक के हाथों सौंपा जाता है। सौंपने का नेग बड़ी बहन या आदि बुआ आदि जो पहले से इस काम में होती हैं करती हैं। पहले दिन तथा उसके कुछ बाद के कुछ और दिन लड़की बड़ी बहन या बुआ कमरे में ही धंधा करती है। बाद में उसके लिए नया कमरा दूसरे कमरों के बगल में बना दिया जाता है। इस दिन लड़की को नई साड़ी आदि बनाई जाती है। उस दिन घर में होने वाला सारा खर्च आने वाला ग्राहक देता है। 16 सितंबर 2011 को एक रिवाज नामक फिल्म रिलीज हुई जिसके निर्देशक तथा निर्माता अशोक कुमार नंदा हैं। इस फिल्म की कहानी भी बादशाह जाति जैसी ही है। यह भी वैसा ही रिवाज है। लड़की के 18 साल होने पर उसके माता पिता किसी ग्राहक को कौमार भंग करने के लिए सौंपते हैं और ग्राहक से मोटी रकम लेकर अपने समाज वालों को भोज भोज देते हैं। उसके बाद से लड़की धंधा करने लगती है और उसकी कमाई पर माँ बाप आराम से बैठकर खाते हैं। जवानी ढलने के बाद उसे शादी कर देते हैं। शादी के बाद वो धंधे पर बैठना छोड़कर घर गृहस्थी बसाती है। लड़की की इच्छा हो या न हो, घर परिवार समाज वाले उसे परंपरा व रिवाज की दुहाई देकर जबरी धंधे में ढकेल देते हैं। ओढ़ना कहानी की मुख्य पात्र रानी वेश्या नहीं बनना चाहती, परंतु उसे अपने परिवार वालों की वजह से मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। तो कहती है, बुआ बाबा से कह दो ना, मैं इस धंधे पर नहीं बैठूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। लेकिन अनारो बुआ उसे समझाती है, अरे रोती क्यों है, डाल ले ओढ़ना, पहली बार और अंतिम बार, फिर तो राम कसम जिंदगी भर का यह झंझट छूट जाएगा। तू हम धंधे वाले की बिरादरी में आ जाएगी। घूंघट करना, सिर ढकना, यह तो सब बहुओं का काम है। आज से तो तू इस घर की मालकिन हो जाएगी। सबको पालने वाली मुखिया, तू देवी माँ की तरह सबका कल्याण करेगी। खिलाड़ी कहानी में लाल माड़ी के माता पिता उसे इस दलदल में नहीं फंसाना चाहते थे, लेकिन विपत्ति में पैसे की खातिर उसे मामा मामी को गोद दे देते हैं और मामा मामी उसे वेश्या बनाकर उसकी कमाई खाते हैं। एक बूढ़ी खिलाड़ी बाछड़े ने उसके सिर पर आशीर्वाद के रूप में हाथ रखकर जोर से घोषणा की, आज से फूलमती गोत्र भरतावश को खिलाड़ी का अधिकार दिया जाता है। आज से उसका रूप देवी का होगा तथा उसे खिलाड़ी लाल मणि कहकर पढ़ा जाएगा। देवी के रूप में वह अपने वंश तथा कुल की रक्षा करेगी। विधिवत उसे प्रस्थापित किया गया जैसे कि राज्याभिषेक हुआ हो। देवदासी प्रथा की तरह यहाँ भी धार्मिक व दैवीय कल्पना से जोड़ दिया जाता है। उसे अपने खिलाड़ी के जन्म कर पर प्रसन्नता नहीं हो रही थी, वह तो भत्तावड़ी थी। भत्तावड़ी यानी पति वाली, खिलाड़ी यानी धंधे वाली। वरिष्ठ खिलाड़ी उसे समझाते हुए बोली, कज्जा का सब देखना, उसका मुख मत देखना। कज्जा का मुख याद रखना खिलाड़ी का काम नहीं है, वह हमारा कोई नहीं, वह तो बस कज्जा है। आदमी की प्रीत बुरी होती है, खिलाड़ी का प्रीत और रीत से कोई लेना देना नहीं, समझी। नेहरू ने साजिश सर्वेक्षण के दौरान धंधारत कस्तूरी बाई से पूछा कि तुम्हें दुख नहीं होता, सब बहनों की शादी हो गई और तुम्हारी नहीं हुई। माँ बाप के द्वारा यह बेइंसाफी कैसी लगती है, तो उसने बहुत ही दुखी मन से जवाब दिया, भाग्य का खेल है, जन्म देने वालों ने ही खुद हमें आग पर बैठा दिया, तो शिकायत किससे करें। हमारी जात में ऐसा ही होता है, घर में बचपन से ही
सब देखते रहते हैं तो बुरा नहीं लगता, आदत सी पड़ गई है। ऊपर वाले ने ही हमारे हाथ में यह रेखा बना दी है तो अपना दुखड़ा किससे कहें। लड़कियां इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा व जीवन की नियति समझ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने को मजबूर हैं। बांछड़ा जाति के कुछ चिंतनशील व जागरूक युवा इस कुप्रथा को मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह समाज में कोड का रूप ले चुका है, आसानी से समाप्त नहीं होने वाला। लेखिका लिखती हैं कि उन लड़कियों के साथ बातचीत करके अपनी गाड़ी की ओर लौटने लगी, तभी भागते हुए एक नौजवान लड़का आया और कहने लगा, हुजूर, माई बाप, आप हमारे इस गंदे गांव में क्यों आए? आए हो तो आप इन नन्ही बच्चियों को ले जाओ, वरना बड़ी होने पर एक कसाई इनका मांस भी तौल तौल कर बेचेंगे। इनको शर्म भी नहीं है, कुछ काम नहीं करते, बैठ कर खाते हैं, बेटी से धंधा करते हैं और उसी की कमाई खाते हैं, शराब पीते हैं। इतना इतना कहकर वो रोने लगा। ऐसा नहीं है कि वेश्यावृत्ति सिर्फ भाषा जाति में ही व्याप्त है। देह व्यापार तो पूरे विश्व में पुरातन समय से चलता आ रहा है। बड़े बड़े शहरों में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सारे नियम कानून बस फाइलों में पड़े हैं। गीता श्री कहती हैं कि अनुमानतः भारत में तकरीबन 1 करोड़ सेक्स वर्कर हैं, जिनमें से 30% नाबालिग हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है कि आजादी के 7 दशक बाद भी तमाम स्त्रियां देह व्यापार को मजबूर हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले के वाडिया गांव यौन कर्मियों का गांव के तौर पर बदनाम है। गुजरात का कोठा के नाम से पहचाने जाने वाले इस गांव में पिछले 60 वर्ष में विकास के नाम पर सेक्स, शोषण एवं सरकार के दोहरे चरित्र के अलावा कुछ नहीं है। गांव की ज्यादातर औरतों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब खाना, सोना और अपने ग्राहकों की खातिरदारी करना होता है। 14-14 साल की लड़कियों का गर्भवती होना यहाँ सामान्य माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी लोग आदिवासी क्षेत्र में पदभार ग्रहण करते हैं तो वहाँ की युवतियों को प्रेम का स्वांग रचकर रखाए मान लेते हैं। मेहरुनिसा परवेज ऊर्जा उपन्यास में इसकी चर्चा करते हुए लिखती हैं, यह कलेक्टर का ऑर्डर था, इसलिए नौकरी के डर से सबने इस ऑर्डर को मान लिया और जिनका इन आदिवासी लड़कियों से संबंध था उन्होंने चुपचाप शादी कर ली, चाहे वो कुंवारे हों, चाहे शादीशुदा, चाहे 6 बच्चों का बाप हो, चाहे निपुतिन। जब उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो क्या वे इन लड़कियों को साथ ले गए? नहीं, और वह आधी शहर की आधी गांव की होकर रह गई। राम समझ जोशी प्रश्न करते हुए लिखते हैं कि क्या यह सोचने की जरूरत नहीं है क्यों आदिवासी युवतियों को चलताऊ, रखैल, बेगार, यौन कर्मी के रूप में रखा जाता है? बिल्कुल यह झकझोरने वाला प्रश्न है। 21 अक्टूबर 2015 को बातचीत के दौरान श्रीमती मेहरुनिसा परवेज ने बड़े भारी मन से कहा कि आज भी वही स्थिति है और इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि कोई सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि मैंने लिखा और 25-26 लड़कियों को हमने वहां से निकाला भी। छोटी छोटी सी थी, मैंने लाकर वहां से जावड़ा के आदिवासी हॉस्टल में रखवा भी दिया था। उसमें एक लड़की स्नातक तक पढ़ी है, मैंने उसकी सर्विस करवा दिया था, फिर शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं। बाकी का को तो ये लोग त्योहारों के बहाने ले जाते हैं और फिर लौटाते नहीं। इस बात का मुझे दुख है और मैं आज भी करना चाहती हूँ। इसका हम देख सकते हैं कि पद्मश्री मेहरुनिसा परवेज जी भाषा जाति के बीच व्याप्त वेश्यावृत्ति को लेकर कितना चिंतित हैं। उन्होंने ओढ़ना तथा खिलाड़ी कहानी के साथ साथ एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, वहां से कई नाबालिग बच्चियों को छात्रावास में लाकर रखी ताकि उस दलदल से बाहर निकलकर बेहतर जीवन जी सके। अफसोस अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके, इसका आज भी उन्हें मलाल है। वेश्यावृत्ति इस देश के लिए बहुत ही कलंकित समस्या है। देश के कई कोना में फल फूल रहा है। जब तक सरकार सक्रियता के साथ बेहतर शिक्षा एवं रोजगार मुहैया कराकर सख्ती से कानून के तहत इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तब तक यह समाप्त नहीं होने वाला है। लाखों करोड़ों लड़कियां इसी तरह वही वहसी पुरुषों के हाथ का खिलौना बनती रहेंगी और तमाम प्रकार की बीमारियों का शिकार होती रहेंगी। यह सिर्फ नारी के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए शर्मनाक त्रासदी है। विडम्बना है कि वेश्यावृत्ति का डोर खींचने वाले पुरुषों के लिए वेश्या जैसा कोई सटीक शब्द इजाद नहीं हुआ है, जबकि वेश्यावृत्ति में इनका भी उतना ही योगदान है। धन्यवाद।